Good morning everybody. Welcome to the video library Faculty of Education करीम सिटी कॉलेज। मैं डॉक्टर परवीन उस्मानी आज आपको राधा कृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के उद्देश्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस यानी विश्वविद्यालय आयोग के क्या सुझाव थे शिक्षा के बारे में, विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के क्या सुझाव थे। तो इसमें सबसे पहले आता है टीचर यानी शिक्षक वर्ग के बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। तो कमीशन ने ये कहा है कि शिक्षकों की सैलरी बहुत कम थी उस समय में, इसलिए उनकी सैलरी को बढ़ाने का सुझाव दिया है। तो विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को 4 वर्ग में बांटकर उनके लिए इन्होंने वेतन क्रम निर्धारित किया। सबसे उच्च स्तर पर प्रोफेसर्स जिनकी सैलरी थी 950 से 1350 रुपये और निम्न स्तर पर थे फेलोज या इंस्ट्रक्टर, उनकी सैलरी थी 255 से 500 रुपीज़। साथ ही इनके लिए प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करने के बारे में भी आयोग ने सुझाव दिया है। प्रोविडेंट फंड में शिक्षक को अपने तरफ से 8% देना होता था और विश्वविद्यालय या कॉलेज 8% देगा, यानी 8% पीएफ उनका कटना था। साथ ही साथ उनके रिटायरमेंट की एज 60 इयर्स निर्धारित की गई थी। 60 साल में रिटायरमेंट होना चाहिए और अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, कोई अच्छे ढंग से काम कर सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी एज 64 इयर्स की जाए। इसके साथ ही इन्होंने विश्वविद्यालय या कॉलेजेस के आसपास रेंटल बेसिस पर मकान की सुविधा देने का भी सुझाव दिया है। या तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हों विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, या फिर रेंटल बेसिस पर सस्ते रेंट पर उनको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास ही मकान की सुविधा दी जाए, जिससे उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो, उनका समय बचे और उनकी एनर्जी भी बचेगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा का स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए आयोग का सुझाव दिया था कि केवल इंटरमीडिएट पास बच्चे यानी 12th पास बच्चों को ही कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाए। इससे मैच्योर्ड बच्चे, परिपक्व बच्चे यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आएंगे और डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में कला और विज्ञान के छात्रों की संख्या 3000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कॉलेजेस के छात्रों की संख्या 1500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो भी संबद्ध कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उसमें 1500 से ज़्यादा छात्रों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यावसायिक संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं, खासकर उच्च माध्यमिक स्तर पर, ताकि काफ़ी बच्चे व्यावसायिक शिक्षा की ओर आकर्षित हों और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की संख्या कम रहेगी और इससे अनुशासन की समस्या नहीं होगी, कक्षा में बैठने की समस्या नहीं होगी, और दूसरा व्यवसायिक शिक्षा हासिल करके वो जॉब भी कर सकेंगे, उनको जल्दी जॉब भी मिल सकेगा, उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उच्च स्तर के शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाए, उनका चुनाव किया जाए पढ़ाने के लिए, खासकर इंटरमीडिएट लेवल पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और विश्वविद्यालय स्तर पर। और इंटरमीडिएट लेवल में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, अच्छी सामग्री वाले इंटरमीडिएट कॉलेजेस खोले जाएं। सामग्री से मतलब है कि कोई भी लैब, लाइब्रेरी, ग्राउंड, प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स, जो भी सुविधाएं हैं सब अच्छी होनी चाहिए, ए ग्रेड क्वालिटी उनको मिलनी चाहिए। शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा उठेगा जब कॉलेजेस में या इंटरमीडिएट स्कूलों में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज कंप्यूटर का ज़माना है, अगर कंप्यूटर लैब नहीं होगा तो बच्चे उसकी पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से साइंस लैब
बहुत ज़रूरी होता है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम। तो इसके पाठ्यक्रम और करिकुलम, पाठ्यक्रम के बारे में आयोग का ये सुझाव था कि डिग्री कोर्स ऑनर्स के साथ ये 3 साल का होना चाहिए, यानी स्नातक कोर्स 3 साल का होना चाहिए और स्नातकोत्तर और पीजी क्लासेस 2 साल के होने चाहिए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 2 साल का होना चाहिए और स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का होना चाहिए। और इनमें कला और विज्ञान और विशेषीकृत शिक्षा में समन्वय स्थापित करना ज़रूरी है। जैसे सामान्य शिक्षा और विशेषीकृत, सामान्य शिक्षा हमारा जनरल बीए बीएससी है और विशेषीकृत जैसे आपका मेडिकल हो गया, बीटेक हो गया, ये सारे कोर्सेज हैं। तो इनमें और आर्ट्स के जो भी हमारी जनरल एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए। और सामान्य शिक्षा में, कॉलेज की सामान्य शिक्षा में आपके सिद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा भी होनी चाहिए। और ये उच्च माध्यमिक स्तर, हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक स्तर और कॉलेज की शिक्षा में, इसमें पहले हमारी शिक्षा सैद्धांतिक ज़्यादा थी, थियोरेटिकल ज़्यादा थी, इससे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाती थी। तो ये ज़रूरी है कि सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ प्रायोगिक शिक्षा भी दी जाए बच्चों को, तभी वो सीखेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग, यानी कुछ करके बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ बच्चों को जब खुद एक्सपीरियंस होंगे, अपने अनुभव होंगे, तो वो ज़्यादा अच्छी ढंग से सीख सकेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्यक्रम के बाद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और शोध कार्य। तो स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए इन्होंने ये सुझाव दिया है कि स्नातकोत्तर स्तर पर पीजी लेवल में किसी एक विशेष विषय में विशेषीकृत शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी किसी एक सब्जेक्ट में बच्चे को मास्टर बना देना है, उसको ऐसी शिक्षा देनी है ताकि वो एक विषय की पूरी गहराई से जानकारी हासिल कर ले। साथ ही साथ शोध कार्य में शोध की विधियों का ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। पीजी लेवल में ही उनको शोध की विधियों का भी ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे शोध करना चाहते हैं या शोध की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको कुछ नॉलेज पीजी लेवल में हो जाए। उसके बाद उनको शोध कार्य करने में आसानी होगी। और जो बच्चे विद्यार्थी शोध कर रहे हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से छात्रवृत्ति भी दी जानी चाहिए। और साथ ही साथ एमएससी और शोधार्थियों को खास छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की जानी चाहिए और एमएससी में छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए। अगर उनको छात्रवृत्ति मिलेगी तो उससे वो ज़्यादा स्टूडेंट्स एमएससी करने की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो टाइम ऐसा था आज़ादी के बाद का कि उस समय ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेना नहीं चाहते थे या नहीं ले पाते थे। उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो रिसर्च करें या एमएससी तक आएँ। बहुत से बच्चे बिलो एवरेज वाली फैमिली के भी होते थे, तो उनको पैसे की प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों की एजुकेशन पीछे रह जाती थी। अब आता है शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उच्च कक्षाओं में या विश्वविद्यालय या कॉलेज की कक्षाओं में आयोग का ये सुझाव था कि शिक्षा प्रादेशिक भाषा में दी जानी चाहिए और साथ ही साथ संघीय भाषा हिंदी को भी महत्व दिया जाना चाहिए। यानी शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा के साथ साथ हिंदी को बनाया जाना चाहिए। और इंटरमीडिएट और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में 3 भाषाओं का अध्ययन देना चाहिए। उसमें एक प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेज़ी था। और अंग्रेज़ी जो उच्च शिक्षा का माध्यम पहले से थी उसको भी बनाए रखा जाए, और उसको तब तक बनाए रखा जाए जब तक कि प्रादेशिक भाषा या हिंदी उसकी जगह ना ले ले। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जामिनेशन, यानी परीक्षाएं। परीक्षाओं के बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं? तो आयोग का कहना था, विश्वविद्यालय आयोग का कहना था कि
पर खासकर ध्यान देना है। परीक्षाओं का उद्देश्य शैक्षणिक होना चाहिए, ना कि केवल परीक्षा पास करके आगे क्लास में जाना। यानी परीक्षाएं इस तरह से ली जानी चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर ध्यान दें, लर्निंग पर ज़्यादा जोर दें, ना कि सिर्फ रट कर परीक्षा पास करने पर। और परीक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि परीक्षण लिए जाएं, अचीवमेंट टेस्ट लिए जाएं बीच बीच में उनके। जैसे कॉलेज की अवधि को इन्होंने बोला है कि 1 साल के पीरियड को 3 समान अवधियों में बांट दिया जाए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फाइनल टर्म। तो बीच बीच में हर एक टर्म पूरा होने पर उनकी परीक्षाएं ली जाएं, वो भी आंतरिक परीक्षाएं होनी चाहिए। उससे बच्चे लगातार पढ़ते रहेंगे और केयरलेस नहीं होंगे। अगर साल में एक बार ही परीक्षा होती है और वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो बच्चे साल भर तो नहीं पढ़ाई करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन टाइम पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो अगर हम 3 अवधियों में बांट देते हैं तो बच्चे ज़्यादा रेगुलर रहेंगे पढ़ाई में, वो सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाए। उस समय में ऐसे टाइप टेस्ट या ऐसे टाइप क्वेश्चंस का ज़्यादा प्रचलन था। 8-10 क्वेश्चन दे दिए जाते थे, ज़्यादातर 10 प्रश्न दे दिए जाते थे ऐसे टाइप, और उसमें से कोई 5 करने होते थे। तो उसमें बच्चों को जो रटने की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जोर होता था। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम रट लें और परीक्षा पास कर लें। तो ये टेंडेंसी उसमें नहीं आनी चाहिए। इसके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ऐड करना एग्जामिनेशन में ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये आयोग का सुझाव बहुत अच्छा था। और इसके साथ ही इन्होंने ये कहा है आयोग ने कि पास परसेंट 40 होना चाहिए, 40% पास होना चाहिए, 55% में सेकेंड डिवीज़न और 70% में फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। तो आज हम विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों में सिर्फ इतने ही सुझाव कर पाएंगे, और अभी कुछ और सुझाव भी इसके बाकी हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसमें देखेंगे, आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।